मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण डर को और भी गहरा कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं आप। देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले सबको डरा रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,491 पहुंच गई है। लेकिन राहत की यह बात है कि बीते 24 घंटों में संक्रमण से किसी मरीज की कोई मौत नहीं हुई है। केरल में सबसे अधिक 1,957 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा दिल्ली में 42 नए मामलों के साथ ही कुल सक्रिय केस 728 हो गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस 225 हो गए हैं और बढ़ते मामलों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दरअसल आईसीएमआर का कहना है कि इस नए वेरिएंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नई लहर को रोकना है तो हमें तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है। आज के इस खास पेशकश में हम कोरोना पर हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको जानकारी दें कि कैसे कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे सभी लोगों के अंदर डर है और सभी लोग फिलहाल डर के साए में भी हैं। कोरोना ने देश में एक बार फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि JN1 वेरिएंट बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। लखनऊ में भी लगभग 11 ऐसे केस हैं जो डिटेक्ट हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ SDPGI के डायरेक्टर प्रोफेसर RK धीमन सर हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, क्या कुछ है, कैसा वेरिएंट है और क्या कुछ इससे लोगों को समस्या हो रही। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, देखा जा रहा है इस समय जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले इसके वेरिएंट के बारे में जानेंगे। देखिए, आपको पता होगा जब 2020 में कोरोना आया था, उस समय अल्फा था, डेल्टा था, तो उस समय सीवियर डिजीज होती थी। पेशेंट एडमिट होता था तो ये होता था कि बचेंगे नहीं बचेंगे। तो लेकिन इस समय जो उसके बाद कई वेरिएंट आए, ओमिक्रॉन भी वेरिएंट आया, लेकिन वो उसने भी कुछ पांव पसारे लेकिन वो भी सिमट गए। इस तरह का ही यही भी ऐसा ही वेरिएंट है JN1। ये भी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। WHO ने इसको भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बोला हुआ है। इसकी तैयारियां क्या कुछ हैं अगर देखा जाए? हमारे यहाँ तो तैयारी ये है कि हमारे यहाँ 10 बेड का वार्ड है। अगर मान लो पेशेंट कोई आता है उसमें एडमिट करेंगे, लेकिन कुछ पेशेंट जो हैं जो पहले से ही वार्ड में हैं उसमें पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेशन में हम लोग डाल देते हैं। तो हमारी तो तैयारी पूरी है, हमेशा के लिए पूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में PGI के डायरेक्टर प्रोफेसर RK धीमन सर, जिन्होंने बताया कि इस बार का जो वेरिएंट है उसे कतई घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने की। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अगर हो सके तो मास्क का भी उपयोग करें। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार भी पूरी तरह से इसको लेकर के तैयार दिख रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। ये नया वेरिएंट या फिर ओमिक्रॉन का इसको सब वेरिएंट ही कहा जाए, JN1, जो कि लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत तेजी से संक्रमण फैलाता है। इसको BA.2.86 नाम से पुराने वेरिएंट के लगभग है ये, जिसकी पहचान 2023 में की गई थी। तब भी ये बहुत तेजी से संक्रमण फैलाता था और JN1 घातक बेशक उतना नहीं है, लेकिन ये संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलाता है और यही वजह है कि देश में लगातार इसके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने की इसके अंदर क्षमता है, यानी कि किसी का भी इम्यून सिस्टम ये बहुत आसानी से भेज सकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि तेजी से फैलता है और कोविड की तबाही कई देशों में देखने को मिल रही है, चाहे वो ब्रिटेन हो, सिंगापुर हो। इन तमाम देशों में कोविड लगातार तेजी से फैल रहा है और इसको लेकर हर जगह गाइडलाइंस भी जारी कर ली गई हैं। थाईलैंड में भी तेजी से कोविड का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। हांगकांग में भी कोविड के केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। JN1 के लक्षण भी जानना जरूरी है क्योंकि ये लगभग आपको नॉर्मल वायरल की तरह लगेगा।
देखिए, बुखार के जैसे इसके संक्रमण लक्षण दिखाई देते हैं, गले में खराश महसूस होती है या फिर आपको हल्का बुखार चढ़ना पहले शुरू होता है। ये कुल वैसे ही संक्रमण के लक्षण हैं जैसे आपको नॉर्मल वायरल में होता है, कुछ कुछ वैसे ही इसके लक्षण होते हैं। आपको पूरे शरीर में थकान महसूस होती है, स्मेल या फिर टेस्ट नहीं आता है, और इसके साथ ही आपको बुखार होता है, सिर दर्द होता है, जुकाम होने के जैसा आपको महसूस होता है, आपके गले में खराश भी काफी ज्यादा रहती है, नाक या तो आपकी काफी ज्यादा बहती है या फिर नाक आपकी पूरी तरह बंद हो जाती है। ये तमाम लक्षण JN1 के हैं। उल्टी दस्त भी कई लोगों को इसमें देखा गया है, उनको ये भी परेशानी होती है। और भारत के किन किन राज्यों में कोविड केसेस सामने आए हैं, ये बाकायदा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दिल्ली से कई केसेस कोविड के सामने आ रहे हैं। हरियाणा में भी कोविड अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद इनके हॉटस्पॉट बन रहे हैं। राजस्थान में भी कोविड के कई केसेस सामने आए हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी ज्यादा अलर्ट है सब जगहों पर। गुजरात में भी कोविड अपने पैर पसार रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस केरल से सामने आ रहे हैं। वहीं साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कोविड अपने लगातार पैर पसार रहा है। सबसे ज्यादा मुंबई से केसेस सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में भी कई कोविड केसेस अभी तक सामने आए हैं और लगातार देश में कोरोना अपने सबसे ज्यादा पैर पसार रहा है। और जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है वो राज्य है केरल। सबसे ज्यादा केसेस अभी तक केरल से सामने आए हैं। कर्नाटक में भी कई कोविड केसेसों की पुष्टि हो चुकी है। पुडुचेरी में भी कई कोरोना केसेस की पुष्टि अभी तक हुई है और तमाम जगहों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। देखो, कोविड लगातार अभी तक जिस तरह अपने पैर पसार रहा है उससे लोग डर के साए में भी हैं। चूंकि 2019 का कोरोना काल का वो वक्त भी सभी लोगों ने देखा है और सभी लोगों को वही डर है कि क्या एक बार फिर से ये कोविड उसी तरह फैलेगा। और इसी वजह से लोग अभी से एहतियात भी बरत रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और तमाम डॉक्टर्स का भी कहना है कि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और अगर आप जाते भी हैं ऐसे इलाकों में तो मास्क लगाकर जाएं और उसके साथ ही अपने साथ सैनिटाइजर जरूर कैरी करें। किसी के भी कांटेक्ट में आने से बचें। चूंकि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN1 तेजी से संक्रमण फैलाता है। और लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी आप तक तमाम जानकारी पहुंचा रहा है कोविड को लेकर कि कैसे आपको एहतियात बरतनी है और क्या कुछ आपको इस दौरान करना है। तमाम हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आज भी हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनका हम जल्द ही परिचय भी कराएंगे आपसे, लेकिन तमाम जानकारी उससे पहले जानना बेहद जरूरी है। देखिए, JN1 के लक्षण थकान, गले में खराश, सूखी खांसी महसूस होना, हल्का हल्का बुखार आना, स्वाद या फिर गंध ना आना, ये तमाम तरह के लक्षण हैं JN1 के। और यही वजह है कि डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कोविड और वायरल फ्लू के अंदर, क्योंकि इसके लक्षण भी कुछ उसी तरह हैं जैसे आपको नॉर्मल वायरल के अंदर होते हैं। उल्टी दस्त महसूस होना, पूरा शरीर जकड़ जाना, सूखी खांसी लगातार आपको होना या फिर बुखार ऐसा चढ़ना कि वो काफी देर तक नहीं उतरता है, सरदर्द कॉन्टिन्यूअस होना, कभी नाक बहती है तो कभी नाक रुक जाती है। ये तमाम तरह के लक्षण आपको नॉर्मल वायरल में भी होते हैं और इसी वजह से डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और देखिए, भारत में भी कोविड केसेस लगातार अपने पैर पसार रहे हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो। हरियाणा में भी लगातार तेजी से कोविड केसेस सामने आ रहे हैं, खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद वहां पर अपना हॉटस्पॉट बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर केरल राज्य जहां पर कोविड केसेस सबसे ज्यादा अभी तक सामने आए हैं, 1000 से ऊपर वहां पर लगभग कोविड केसेस हो चुके हैं। और देश में अगर पूरे आंकड़ों की बात की जाए
तो 6,500 से ऊपर कोविड केसेस पूरे देश में अभी तक सामने आए हैं। देखिए, जैसे ही कोरोना केसेस धीरे धीरे करके सामने आए थे, लोगों के बीच में भय भी नजर आ रहा था, भयभीत सभी लोग नजर आ रहे थे। चूंकि सभी लोगों को 2019 का वो कोविड काल याद आ रहा था कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन के अंदर रहने की जरूरत पड़ेगी, क्या एक बार फिर से सभी लोगों को लॉकडाउन के अंदर अपने घरों के अंदर कैद रहना होगा। लेकिन जिस तरीके से कोविड केसेस फिलहाल सामने आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये संक्रमण जरूर तेजी से फैलाता है, लेकिन ये घातक उतना नहीं है। और देखिए, आज इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कोविड से बचाव किया जा सकता है और कोविड और वायरल फ्लू के अंदर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तमाम सवाल हमारे पास हैं और इसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर धीरज तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट, जुड़ चुके हैं और डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले डॉक्टर धीरज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कोविड का खौफ अभी तक तो जिस तरीके से नजर आ रहा है, कोविड के केसेस तो निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये घातक उतना नहीं है। नमस्कार। कोविड के बारे में जो आपने बोला कि इसका बहुत ज्यादा घातक और बहुत ही एक भय का माहौल क्रिएट कर रहा था, जो लास्ट फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में देखा गया कुछ साल पहले। तो चूंकि मैं बलरामपुर की इमरजेंसी को भी देख रहा हूँ, तो मैंने काफी सारे केसेस देखे हैं। तो इट्स ए वायरल इन्फेक्शन और मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, स्प्रेड करता है। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन है वो हर सीजन में आता है, और वायरल इन्फेक्शन जिस तरह से फैलता है वो स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन, तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हर साल कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन आता है। इट्स ए नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन। कोविड के 19 के बारे में जो JN1 वेरिएंट के बारे में बात की जा रही है, अगर देखा जाए तो इसको अगर हम सही तरीके से जानकारी लेकर के और इसका बचाव रखें तो इससे काफी कुछ हद तक बचा जा सकता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें काफी सारे पेशेंट्स आ भी रहे हैं जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लुएंजा के या कोविड 19 में पहले भी देखा गया है कि सोर थ्रोट होता है, फीवर होता है, बॉडी एक होता है, मसल एक होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। बट लोगों को घबराने की इसलिए जरूरत नहीं कि अगर कोई URTI हो रहा है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हो रहा है, तो लोग अपना जैसे गार्गल कर सकते हैं। उससे उनको इन्फेक्शन से तो बचाव नहीं होगा, बट डिस्कम्फर्ट में रिलीफ जरूर रहेगा, पहली चीज। और अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मतलब इधर उधर मेडिकल स्टोर पे जा करके या फिर लोकल डॉक्टर्स को दिखा करने की बजाय एजुकेटेड डॉक्टर्स के पास जाए, अपने पास के, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं। वहां आपको सही राय दी जाएगी, वहां पे आपको सही राय दी। कुछ केसेस में देखा गया हमारे वहां इमरजेंसी में भी कि डायरिया और नोजिया से रिलेटेड भी आ रहा है। मतलब फीवर तो है ही है, वहां पे कुछ बहुत रेयर केसेस में डायरिया भी हो रहा है। तो ये केसेस भी पाए गए। बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फियर नहीं रखना है, डर का माहौल नहीं रखना है। क्योरेबल डिजीज है और इसमें ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम भी अपने दर्शकों से डॉक्टर यही लगातार अपील कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और जो भी प्रिकॉशंस जारी किए जा रहे हैं उन प्रिकॉशंस को अपनाने की जरूरत है। मैं डॉक्टर राजेश का यहाँ पर रुख करूंगी। डॉक्टर राजेश, जिस तरीके से कोविड लगातार बढ़ रहा है, कहा यह जाता है कि जो भी ट्रैवल करता है या फिर कॉन्टैक्ट में आता है उनको कोविड हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक नहीं है। तो ऐसे में लोगों को कैसे सावधानी बरतनी होगी सर? डॉक्टर राजेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि कोविड केसेस जैसे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें कोई भी उस व्यक्ति की, मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोविड के मरीज हो जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग कैसे सावधानी बरते हैं? कोविड के संदर्भ में सावधानी की आवश्यकता है, वो यूनिफॉर्मली एक एडल्ट पॉपुलेशन के लिए
सेम है, एक ही है। हाई रिस्क ग्रुप में थोड़ी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, और नॉन केस ऑफ कॉन्टैक्ट अगर, तो वहाँ थोड़ी और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। इट्स ए 3-tier सिस्टम or 3-tier approach wherein there is normal, one has to follow the normal COVID appropriate behavior, tier 1. Tier 2, if the ages is at extreme young, kid, children or elderly, it has to be heightened. There's more strict, more stricter and higher compliance. And non-contact history है, उस केस में even higher degree of compliance is required. निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर धीरज, लोग अपना ध्यान कैसे रखें? क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि एक तरह से सीजनल हो गया है ये, अगर हम कहें तो, कि हर सीजन में आ रहा है, और जैसे हमें नॉर्मल फ्लू की तरह चीजें होती हैं, लक्षण होते हैं, कुछ कुछ लक्षण इसके वैसे ही हैं, खांसी जुकाम होना, बुखार होना, सर दर्द होना, नाक बहना। तो लेकिन लोगों को डिफरेंशिएट करने की कैसे जरूरत है? क्योंकि कुछ लोगों को अगर पहले से कोई बीमारी है तब तो ये घातक साबित हो सकता है। राइट, जैसे कि आपने देखा कि पहले भी वायरल फ्लू और फीवर फैलते थे, तो जब किसी को जुकाम खांसी या कुछ होता था तो डिस्टेंस की बात की जाती थी कि भाई ठीक है, डिस्टेंस को मेंटेन रखा जाए, कोई नई चीज नहीं है। बट इसको हम बहुत इस तरह से ना लें कि भाई बहुत ऐसा कुछ घबराने की जरूरत है, क्योंकि इसका फियर ही सबसे बड़ा लोगों को नुकसान करता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो आपने पूछा ना कि कैसे बचाव करें, तो बचाव करने का सिर्फ तरीका है, अगर किसी को फ्लू है, किसी को अगर सोर थ्रोट है, किसी को अगर खांसी जुकाम है, फीवर आ रहा है, तो बेहतर है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखे और अपने आप को अपने हैंड वॉश करता रहे, मास्क लगाता रहे, जिससे कि छींक आने पे या खांसी आने पे स्प्रेड ना करे, बस ये होता है। तो ये चीजें बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, सफाई रखने की जरूरत है और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर धीरज, डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, और कब मरीज को ये सोचना होगा, व्यक्ति को वो सोचना होगा कि अब शायद उसको कोविड टेस्ट कराने की जरूरत है? राइट। पेशेंट को जब फीवर आता है या बॉडी एक होता है या उसको कोल्ड हो रहा है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करता है। 2-3 दिन अगर फीवर आ रहा है, बॉडी हो रहा है, उसको उसके साथ साथ सोर थ्रोट भी हो रहा है, माइल्जिया भी है, उसको मतलब मसल एक भी है और बॉडी एक हो रहा है, तो वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकता है। और उसका हमारे वहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में RT-PCR होता है जी। तो उसका एक कोविड टेस्ट होता है, वो करते हैं, और एक रैट टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट होता है, उससे भी कर देते हैं, वो 30 से 40 मिनट में आ जाता है। लेकिन वो हमेशा 100% पॉजिटिव को जरूरी नहीं आए, तो उसके लिए हम RT-PCR करते हैं, तो वो अपना कोविड टेस्ट करा सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको भी जुकाम हो रहा है वो सीधे हॉस्पिटल भागे और मुझे RT-PCR कराना है। वो एक गलत मैसेज जाता है लोगों पे और लोग घबराना शुरू कर देते हैं। तो वो सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं इस प्रिकॉशन लें जी। और लोग नॉलेज रखें। एक कहावत है ना कि जानकारी ही बचाव है जी। तो जानकारी रखें, उसको अवेयर रहें, उसको ठीक रहेगा। यानी कि अगर 3 दिन तक किसी का बुखार नहीं उतरता है तो उसको डॉक्टर से निश्चित तौर पर इसको लेकर कंसल्ट करने की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर कंसल्ट करें और जाके दिखाएं। डॉक्टर राजेश, जैसे कि यहाँ पर जानकारी सर ने दी कि अगर 3 दिन तक बुखार नहीं उतरता है तब हमें कोविड टेस्ट कराने की जरूरत हो सकती है, सबसे पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन लोगों के मन में एक और सवाल है बूस्टर डोज को लेकर। अगर किसी व्यक्ति को बूस्टर डोज नहीं लगा है तो भी क्या उसको चिंतित होने की जरूरत है? मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो करंट कोविड का वेरिएंट है JN1, इसके संबंध में डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि जो वैक्सीन डेवलप हुआ था, क्योंकि इसमें एक म्यूटेशन है, तो ये किस डिग्री तक प्रोटेक्शन देगा। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से साइंटिफिक डेटा ना आ जाए, इस पर कोई भी ऐसा कमेंट करना उचित नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कि जो कोविड वैक्सीन है कुछ बैकग्राउंड प्रोटेक्शन जरूर देगी, बट वेरिएंट डिफरेंट है और एक म्यूटेशन भी है, तो किस हद तक कितना प्रेसिस्टेंट होगा ये प्रोटेक्शन में, इस पर साइंटिफिक डेटा आने के बाद ही कोई कमेंट करना उचित होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों या फिर खास तौर पर बुजुर्गों जिनको पहले से कोई बीमारी हो, वो कैसे अभी फिलहाल सावधानी बरते इसको लेकर? डॉक्टर राजेश, अब तक जो जानकारी आई है, आइदर फ्रॉम साइंटिस्ट और from the clinicians or from the organization which are keeping a watch over it like ICMR etc. इसमें ये 2 बातें स्पष्ट आई है कि इस वेरिएंट का रेट ऑफ स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है,
और शायद जो एक्सट्रीम ऑफ एज पे है हमें थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है. Be it kids, be it pregnant women, be it elderly people. Beyond that, we need to have further data so that I can make an evidence-based opinion or suggestion or recommendation. ठीक है, मैं हमारे दर्शकों के लिए आपकी जो भी बात है मैं एक बार उनको ये भी बतला दूं कि डॉक्टर राजेश ने इस बात का जिक्र किया है कि हमें फिलहाल तमाम जानकारी की जरूरत है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनको सावधानी निश्चित तौर पर बरतने की जरूरत है. लेकिन डॉक्टर धीरज, मैं आपसे एक और चीज यहाँ पर लास्ट समझना चाहूंगी. लोगों के मन में एक और चीज है सर, जैसा कि आपने कहा कि जानकारी का अभाव लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर सकता है, लेकिन जानकारी खान पान को लेकर कैसे समझी जाए, क्योंकि जो JN1 है वो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को भी भेदने की क्षमता अपने अंदर रखता है. तो ऐसे में लोग क्या कुछ सावधानी खाने पीने को खास तौर पर लेकर पड़ते सर? एग्जैक्टली. खान पान के बारे में अगर कहा जाता है कि जब हम घर से निकलते हैं जी, तो खाली पेट ना निकले, क्योंकि हमारा जो इन्फेक्शन हो रहा है, अगर घर में हम बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और बाहर निकलते हैं और कोई भी हमें कोई कांटेक्ट में आता है तो हम इन्फेक्शियस हो सकते हैं. तो कहने का मतलब, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, अगर हम प्रॉपर अच्छा खाना ब्रेकफास्ट करके नहीं निकल रहे, खाना खा के नहीं निकल रहे, तो गलत होगा. तो ये अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हमेशा एक अच्छी तरह से आहार लेकर के घर का खाना खा करके निकलना चाहिए और बाहर के खाने से बचना चाहिए. सर लेकिन ये अच्छा आहार कैसे बनेगा? मतलब किन किन चीजों का मिश्रण हो तब उसको अच्छा आहार कहा जाए, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को भी काफी अच्छा रखे? हरी सब्जियां बाजार में आ रही हैं, उनको लेना है. जो प्रॉपर हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो खाना है. फ्रूट्स लेने हैं. आज की डेट में मार्केट में बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं. सिट्रिक फ्रूट्स लेना है. जैसे विटामिन सी की बात कही गई थी, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए लिम्सी टैबलेट्स लोग लेते थे. मैं तो कहता हूँ लोग प्रॉपर विटामिन सी या जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो लेते रहें, नींबू का सेवन करें, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अपने आप बेहतर रहेगी अच्छा खाना लेकर के. और सबसे अच्छी जरूरी बात यह है, ऐसे दौरान जब आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने. गर्मी के टाइम में अगर अपना बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होने देते हैं, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वायरल इन्फेक्शन में बॉडी एक भी बहुत कम होगा, माइल्जिया भी कम होगा, और आप इंप्रूव भी जल्दी करेंगे, इम्यूनिटी से बेहतर रहेगा अच्छे खान पान के साथ, और आपके शरीर में क्षमता भी होगी उस वायरल से लड़ने के लिए. जी ठीक है, ठीक है. डॉक्टर राजेश, लास्ट एडवाइस जो आप हमारे दर्शकों को कोविड को लेकर देना चाहें ताकि वो लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और खुद का ख्याल रख सके. मेरी समझ से अब इसके पहले जितने भी एक्सपर्ट्स ने बातें की हैं और इसके प्रीवियस एपिसोड में भी जो बातें की गई थी जी, उस पर काफ़ी जानकारी दे दी गई है. अभी LCP/GIMF से भी अभी एक हमारे निदेशक महोदय, वैसे स्थिति में यथोचित सलाह दे दी गई है जी, और इससे इतर अतिरिक्त सलाह की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती है. It has not assumed the proportion of epidemic as of now. We have to keep our eyes and ears open. We have to watch the situation. We have to take care of our ground preparation, and we have to ensure compliance with the COVID appropriate behavior. That's enough for now. ठीक है डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर धीरज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना वक्त साझा करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए. देखिए, कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, लगातार हम अपने डॉक्टर से भी यहाँ पर निष्कर्ष कर रहे हैं और उसको लेकर तमाम जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आपको सावधानी बरतनी है. बस आपको घबराना नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही. तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ. नमस्कार.